हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं ज्ञान बिंदु का बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ये सेट 3 है। इसके पहले 1 और 2 करा चुके हैं, यानी सेट 1 सेट 2 करा चुके हैं। इसी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। प्रीवियस देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट होता है। और देखिए, ये सेकेंड एडिशन होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर देख चुके होंगे, लेकिन ये सेकेंड एडिशन यानी इसमें जो भी सोल्यूशन इसका बताया गया डिटेल में, तो वो क्या है कि सब अपडेटेड है। आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेट फर्स्ट सेट सेकेंड दोनों का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम की है। अभी जो बताएंगे उसको ध्यान दीजिएगा कि अन्य शास्त्रीय नृत्य शैली कहाँ कहाँ की है, कैसे कैसे पूछा जाता है। भरतनाट्यम के बारे में पूछा जाता है, तो ये दक्षिण भारत की यानी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो पूछा था भरतनाट्यम कहाँ की है, किस राज्य की है शास्त्रीय नृत्य शैली? तो तमिलनाडु की। और इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है। और दूसरा क्या है, कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ओडिसी कहाँ पे? तो ओडिशा में, इसके नाम से ही पता चल जाता है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। ऐसे याद करिए, क से कथकली, क से केरल, ऐसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कथक नृत्य कहाँ की है? तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अब कंफ्यूज नहीं होइए, कथकली केरल की हो जाएगी और कथक नृत्य कहाँ की हो जाएगी? उत्तर भारत की। मणिपुरी नृत्य कहाँ की है? तो इसका हो जाएगा मणिपुर, नाम से ही पता चल जा रहा है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का? कई बार पूछा गया ये है, तो केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखिए, तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर कभी सिंदरी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट यानी तमिलनाडु में खोला गया था। इंपॉर्टेंट ये भी है। जो देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा उसको ही बताएंगे, ज़्यादा इसमें कहानी पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा ए, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। नेक्स्ट देखते रहिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा ए, गुरु अंगद देव ने की थी। और गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, और इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इंपॉर्टेंट है ये। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब यानी पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था, यानी 1469 ईस्वी को। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी, और ये अकबर के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट है कि अकबर के समकालीन कौन थे, पूछा जाता है। तो गुरु अर्जुन देव थे। 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, और इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर लीजिए इसको, क्योंकि ये बिहार के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, और इनका जन्म बिहार में पटना में हुआ था, बिहार के पटना में। और 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह यानी खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना की थी। पूछा था कि आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका देख लेते हैं कि कथन में ए में क्या दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। और तर्क आर में दिया गया हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है। तो देख लीजिए, पूरा कहानी नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए, टाइम भी कम है आप लोग के पास। देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां, इसके बारे में बताया गया है कि हिमालयी अपवाह तंत्र में अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। कौन कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी के बारे में क्या बताया गया है कि यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। सही है। गंगा नदी तंत्र के बारे में क्या बताया गया है कि यह अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबको मालूम है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कहाँ से निकलती है पूछता है, और यहाँ पर किस नाम से ये जानी जाती है? तो यहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में क्या बताया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नदियां में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट से होता है। अब पूछता है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील के निकट से होता है, कैलाश पर्वत से। और तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को? सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका आंसर होगा ए, 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। इसको जानना जरूरी है डिटेल आप लोग को कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है मान्यता? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है पूछा जा सकता है। तो पहली शर्तें हैं लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। 6% प्राप्त करना आवश्यक है। और दूसरा क्या बताया गया कि इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जितनी होंगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। पूछता है कि निर्वाचन आयोग गैर संवैधानिक है या संवैधानिक निकाय है? तो ये अस्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित किया गया है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा और नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी हो जाएगा। इसको देखिए आप लोग कि वर्ष 2023 में चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 6 हो गई है। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है सब पॉइंट। नेक्स्ट 7वां का देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ये, कृषि ऋण द्वारा। देखिए इसका पूरा कहानी जरूरी नहीं है पढ़ना, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नींबू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, सिंधु नदी पर स्थित है। तो नींबू बाजको नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है और कोयना नदी के बारे में कई बार पूछा गया है। तो ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है और यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है और इसमें 1920 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। पेरियार जो होता है, पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार बांध के बारे में पूछा जाता है कि मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है? तो पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है। बहुत बार पूछा गया, इसमें जो बताएंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? भाखड़ा नांगल परियोजना। और पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध परियोजना के बारे में पूछा जाता है कि किस नदी पर है। उकाई परियोजना के बारे में भी कई बार पूछा गया, तो यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है जो पॉइंट बताए हैं, ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है? तो इसका आंसर होगा डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इकोनॉमिक का प्रश्न है ये। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। परीक्षा में पूछता है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। और जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है। ये सब इकोनॉमी का बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। अब क्या क्या इनके द्वारा स्थापित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास
फेडरेशन की स्थापना किया था इन्होंने, किसका? तो दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन का। कब? 1920 में। और 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किए थे। ये पूछा गया है कई बार कि कब किया, कौन किया था, कब किए थे। तो बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा किया गया था 1924 ईस्वी में। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया है कि समाज समता संघ की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही द्वारा किया गया था। भारतीय रिपब्लिक पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना अच्छा इसमें सॉल्यूशन बताया गया इस बुक में, तो आप लोग इसको देख के कई क्वेश्चन इससे आप लोग का सही हो जाएगा अगर इससे प्रश्न आता है तो। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए व्यक्ति स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 19A में क्या हो जाएगा कि बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B के तहत शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद अनुच्छेद 19D के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है, पूछा जाता है इसके बारे में। अनुच्छेद 19E के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19G के तहत कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। नोट में क्या दिया कि मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19F यानी संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300 क के तहत जोड़ दिया गया है इसका, और यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 300 क के तहत। किसको जोड़ा गया है? संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया है। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इसमें से प्रश्न आता है, एक बार और देखिएगा। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना इसका तात्पर्य है। तो देखिए इससे एक और प्रश्न बनता है कि कहाँ पाई जाती है और यह किस किरणों से हम लोग की रक्षा करती है? तो देखिए इसका, ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है और इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी से हम लोग की रक्षा करती है ओजोन परत। और ये क्या करती है, किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। बहुत अच्छा है, दोबारा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसका डिटेल जानना जरूरी है। ओजोन परत पर छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहाँ सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। देखिए ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया? तो फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में देखा गया था। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक क्या है? तो फ्लोरीन है, और इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हेलोजन्स व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। कहाँ पे? कनाडा में, पूछा जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोबारा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, और इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा 2 है। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच, पूछा गया कई बार। तो 4 और अन्य भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। किस किस भाषाओं को है? तो चीनी को, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश को। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो इसके 6 अंग होते हैं जो इस प्रकार है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस हैं। और 77वें अध्यक्ष कौन थे? तो कसाबा कोरोसी थे। कहाँ के थे? हंगरी के थे। 78वें अध्यक्ष कौन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के? तो वो हैं डेनिस फ्रांसिस, ये याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इंपॉर्टेंट, एंटोनियो गुटेरस हैं वर्तमान में भी। ये सब अपडेट है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अब दिया सूची फर्स्ट में बाघ आरक्षित क्षेत्र,
और सूची सेकंड में दिया है किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा सी। सी हो जाएगा, यानी इंद्रावती का हो जाएगा, इंद्रावती का छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पेरियार का हो जाएगा केरल में, सिमलीपाल का हो जाएगा उड़ीसा में, बांदीपुर का हो जाएगा कर्नाटक में। ये सब ट्रिक से याद करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, या तो मैप से याद करिए। तो पेरियार अभ्यारण्य जो है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इकुड्डी में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 ईस्वी में टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। पूछा गया कई बार कि ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। वर्तमान में वर्ष 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये। देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। 5 स्टार करिए इस प्रश्न पॉइंट को, इससे प्रश्न बनता है। भारत में कुल 54 यानी 54 टाइगर रिजर्व हैं। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में मिली थी। भारत में 5 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। ये जो पॉइंट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करिएगा आप लोग, क्योंकि इससे प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो इसका आंसर होगा बी, हाइड्रोमीटर को। अब देख लीजिए, इससे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है उद्योग, सूची सेकंड में दिया अवस्थित। कहाँ पे है ये अवस्थित उद्योग, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी रेलवे उपकरण कहाँ पे, भिलाई में है। मोटर वाहन कहाँ है, जबलपुर में। पोत निर्माण कोच्चि में। साइकिल का उद्योग कहाँ है, तो लुधियाना में। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन में। पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है तथा उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतु तथा वनस्पति में प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 78%, यानी 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में भी पाया जाता है। अब यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो NH2CO हो जाएगा। यह एक कार्बनिक यौगिक है यूरिया, और यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में भी पाया जाता है क्या, यूरिया। इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है और इसका आणविक सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। आणविक सूत्र के बारे में पूछा जाता है तो NH3 हो जाता है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में होता है, सबको मालूम है। नेक्स्ट, हवा में परागण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर सी, वायु परागण कहते हैं। पौधों के हवा द्वारा परागण को वायु परागण करते हैं। और पौधों में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से, बाह्य पुंज, दल पुंज, पुमंग तथा जायांग। पूछा गया, ये पॉइंट याद रखिएगा, और इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर दिल्ली पुलिस के द्वारा। उस समय करंट प्रश्न था तो पूछा गया था। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर है, सी हो जाएगा इसका आंसर। केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोकस सेटाइवस। इसको GI टैग प्राप्त है कश्मीरी केसर को। नेक्स्ट, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा बी, निस्यंदन। नेक्स्ट देखिए, NSDL का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, तो इसका आंसर होगा ए, फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है।
अब एसिटिक अम्ल क्या है, तो यह एक सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाए, इसमें पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं, तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देश पांडे, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। अब कुछ ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग को नहीं भी आएगा तो उसको छोड़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा डी, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा प्रश्न है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर होगा बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए डिटेल इसका कि 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। ये है जो यहाँ पे 0 डिग्री, ये ग्लोब है, यहाँ पे है भूमध्य रेखा, यहाँ पे 0 डिग्री है, इसी को बता रहा है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, किससे किससे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। किरीबाती या किरीबाती कहते हैं। तो देखिए इसको ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, ट्रिक से याद करिएगा, अच्छा रहेगा, या तो मैप बना लीजिए। पॉइंट इसमें बताया गया है कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसमें क्या बताया गया, किस किस महाद्वीप से, तो भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश हैं मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं सोमालिया, केन्या, साओ टोम एवं प्रिंसिपिया और कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबोन, युगांडा है। और भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका के देश कौन कौन से, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, यानी 3 महाद्वीप है। कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका। और उसके देश कौन कौन से बता दिया गया, इसको मैप से बढ़िया रहेगा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। अब कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो ये देखिए, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। अब ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा हो जाएगा, और ये मकर रेखा नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश निम्न है, कौन कौन सा, तो उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप मैक्सिको में है। उत्तरी अमेरिका के देश में हवाई द्वीप पूछा जाता है कहाँ पे, तो मैक्सिको में है। अफ्रीका महादेश का देश कौन सा है, तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा एवं मॉरिटानिया आदि है। और एशिया महादेश का देश कौन सा है, तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, बताएं अभी ग्लोब बना के। मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। जितना भी पॉइंट बता रहे हैं ना, इसमें सारे से प्रश्न बना है, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर्स। तो देखिए, मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, किससे किससे, तो अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि से। इसको भी ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, ट्रिक से याद करिए आप लोग, कम समय है तो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। ये पूछा गया, ये भी पॉइंट इसके बारे में, ये जियोग्राफी का प्रश्न है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी, इसका आंसर होगा डी, 6 अगस्त 1945 को हुई थी। इसका डिटेल जो बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कोई स्किप नहीं करिएगा। देखिए, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, तथा दूसरी बार 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी जापान पर दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया था। अब ये देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम में प्रायः क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम प्लूटोनियम का तत्व प्रयोग किया जाता है।
में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया गया था और इसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। पूछा गया परीक्षाओं में इस पॉइंट से प्रश्न। और देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ये डिटेल में बहुत अच्छे से बताया गया इस बुक में, बहुत अच्छा बुक है ये। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा बार्क को 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ये भी पूछा गया है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस संलयन द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से। और हाइड्रोजन के समस्थानिकों का संलयन होकर हीलियम नाभिक बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर होगा सी, कर एवं लेखांकन से है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर होगा बी, पाली थी। और महावीर के संवादों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO द्वारा 1988 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? ईस्वी के बारे में पूछता है, तो 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ABC, यानी रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। देख लीजिए इसका डिटेल, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसका डिटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, चेन्नई। करेंट का प्रश्न था उस समय। नेक्स्ट, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया? उस समय करेंट में था, अब पूछा जा सकता है 2023 का कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता कौन है? उसमें 4 नाम दे देगा, 3 नाम सही देगा, 1 नाम गलत देगा। उसी में पूछा कौन नहीं है इसमें। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, तो इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से विभाजन लागू हो गया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस पॉइंट से प्रश्न बनाया गया कई बार। बंगाल विभाजन का विरोध से बंग भंग आंदोलन चलाया गया, उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 मई 1910 ईस्वी को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने और उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है, इसका डिटेल भी बहुत अच्छे से बताया गया है। और इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जिसे 1912 ईस्वी में मूर्ति रूप दिया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो 1916 से 1921 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। यह भारत का वायसराय था उस समय। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अधिवेशन साथ साथ हुए और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो RC मजूमदार ने की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पूछता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RC मजूमदार थे। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो देख लीजिएगा आप लोग, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया, रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 ईस्वी में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में इत्यादि इन्हीं के शासनकाल का घटना घटित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, सब डेट पूछता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय
इसका कार्यकाल कब था? तो 1905 से 1910 ईस्वी के मध्य था और वह इस समय भारत का वायसराय था। और इसके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी? स्वदेशी आंदोलन हुआ था और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी इसी के शासनकाल में लाया गया था। और 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कब? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। और 1906 ईस्वी में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना भी इसी कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, स्प्राइट है। देखिए 2017 का करंट में था ये, इसलिए पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। ए इसका आंसर होगा। कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो भारत में पहली बार सन 1867 से 68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया था एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल कारण भी बताया था। पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। और एनी बेसेंट के बारे में बताया गया है कि 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पूछता है कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। ये सब पूछता है। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र का अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए डिटेल स्किप नहीं करिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है जिससे प्रश्न बना हुआ परीक्षा में और बनने का संभावना भी है। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खां को। इतना अच्छा प्रश्न ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। अब पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनके उपनाम, तो देखिए ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है इसमें से। तो भगत सिंह किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से। वल्लभ भाई पटेल तो लाहौर पुरुष सरदार के नाम से वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर तो गुरुदेव के नाम से। लाला लाजपत राय तो पंजाब केसरी लाला जी के नाम से। महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता के नाम से। सरोजनी नायडू तो भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। श्री कृष्ण किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिहार केसरी के नाम से। अनुग्रह नारायण सिन्हा किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिहार विभूति के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और राजेंद्र प्रसाद तो देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 44वां संविधान संशोधन। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोबारा पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बाध्य होगा कि नहीं, तो राष्ट्रपति बाध्य होता है दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए। अब इसमें जो पॉइंट बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इससे प्रश्न बनता है। और 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका निपटारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए थे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों में एक अधिक व्यापक था तथा इसके कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। किसको? 42वां संविधान संशोधन को एक लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन क्या क्या थे? देखिए, संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। दूसरा इसमें क्या जोड़ा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या था? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क में जोड़ा गया था। और उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क के तहत जोड़ा गया था। पर्यावरण की रक्षा, सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 क में बताया गया।
और एक नए अध्याय भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पॉइंट से प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया तथा इसे पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा 6 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है। अब इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। तो संवैधानिक प्रावधान स्रोत क्या क्या है? मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के अधिकार पत्र से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से। संसदीय सरकार लिया गया है, प्रावधान किया गया ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान कहाँ से किया गया? कनाडा के संविधान से। और समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति से। और मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से जुड़े गए हैं? तो रूस के संविधान से। आपातकालीन उपबंध कहाँ से बनाया गया? तो जर्मनी के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करिएगा, इससे प्रश्न बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में 2023 में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो इसका आंसर होगा ए, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। और भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा ही है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। ये सब पूछा गया प्रश्न है कई बार। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा सी, फ्रांस ने लिया है निर्णय। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया? तो ये उस समय करंट प्रश्न था, इसका आंसर होगा ए, आरंभ। ऐसा प्रश्न दोबारा करंट में पूछा जा सकता है, देखिएगा फिर से करंट ऐसे ही बनेगा। भारत के किन राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उस समय करंट भी था, दोबारा ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। देखिए बहुत अच्छा है, दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, उर्वरक के लिए नांगल जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो इसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। राज्य संघ क्षेत्र में कितने क्या है लिंगानुपात, ये बताया गया है। तो गोवा में 973 है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये लिंगानुपात, बस बिहार का जान लीजिए कितना है, तो 918 है। अब भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। और ये भी जानना जरूरी है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में है 1084। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो दमन और दीव में है। कितना? 618 सबसे कम है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, दूसरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ? तो इसका आंसर होगा डी, इंडोनेशिया में। वर्तमान जो ज्वालामुखी है अवस्थित है कहाँ पे, सुषुप्त कौन सा, कौन सक्रिय, ये सब जान जाइएगा। किस देश में है, कौन से राज्य में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट पूछा गया कई बार एग्जामों में। जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट देखिए। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिसके मुख्य से हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब ये पूछा जा सकता है सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से किस देश में अवस्थित हैं? तो किलायू मौना लोआ किस देश में स्थित है? तो हवाई द्वीप में, अमेरिका में अवस्थित हैं और ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में अवस्थित है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में अवस्थित है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? तो अंडमान में है, भारत में।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजोस डेल सलाडो कहाँ पे, तो अर्जेंटीना, चिली सीमा पर स्थित है, अर्जेंटीना में। और स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये भूमध्य सागर में स्थित है। माउंट एटना कहाँ है, सिसिली द्वीप पर, इटली में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और डिटेल भी इसमें बहुत अच्छा बताया गया है, ताकि आप लोग ज्वालामुखी के बारे में जान जाइए कहाँ पे कौन सा है, और अन्य जगह से नहीं पढ़ना पड़े। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछा गया और दोबारा भी पूछा जा सकता है। इतना ही ये इंपॉर्टेंट था इसमें। अब देखिए, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो इसका आंसर होगा सी, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। एक कई बार पूछा गया बीपीएससी की भी परीक्षाओं में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बंबई में किया गया था। किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कई बार पूछा गया प्रश्न है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। नेक्स्ट, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो इसका आंसर होगा डी, पाराद्वीप बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ पे था ये, तो ओडिशा में। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद भारत के चौथे राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका आंसर होगा 14वें नंबर के। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो ये हो जाएंगी 15वें नंबर की। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या दिया, सिंधु स्थल दिया, सूची सेकंड में स्थान दिया है। अब पूछा गया कहाँ कहाँ पे है वर्तमान में, तो लोथल है वर्तमान में गुजरात में, रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी है हरियाणा में, और कालीबंगा राजस्थान में है। इसका डिटेल जो बताएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लोथल भोगवा नदी पर गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता था, किसको, लोथल को। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसके उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा थे, पूछा जाता है कई बार। राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, और यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा, राखीगढ़ी। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल है, और यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इंपॉर्टेंट है सब जो भी पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ए बी सी, तीनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। पूछा जाता है इस पॉइंट से भी प्रश्न बनाएगा कि उद्देशिका जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं, तो नहीं है परिवर्तनीय। और बी में बताएगा कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी है, सही है। और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में पढ़ लीजिएगा, आप लोग जीके क्राउन बहुत अच्छे से दिया है। ये पॉइंट अच्छा है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में से सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये गलत है और बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो इसका आंसर होगा सी, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो इसका आंसर होगा बी, ताइवान। ये सब मैप बनाएंगे इंडिया का तो बहुत अच्छे से आप लोग को आ जाएगा देख के। नेक्स्ट, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो आंद्रे एजोले हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिएशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है, तो इसका आंसर होगा बी, प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा बी, ए बी सी तीनों कथन सही है, यानी इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। और बी में क्या बताया कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। और सी में बताया गया प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो ये सब उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं के रूप में परिभाषित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये,
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट यानी SDR की पेटिका में आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी यूएस का डॉलर आ जाएगा, जापानी मुद्रा एन आ जाएगी, ब्रिटिश मुद्रा पाउंड आ जाएगी, चीन मुद्रा युआन आ जाएगा और यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो आ जाएगा। ये सब आ जाएगा इसमें। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट। कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, दोबारा भी आ सकता है, जियोग्राफी का प्रश्न है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है? कितनी बार पूछा गया? इसका आंसर होगा सी, विटामिन के। नेक्स्ट, ये सब डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, लोएस मृदा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, केवल 1 और 2 सही है। यानी 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और आम्बी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। ये सही है। नेक्स्ट, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर बी, रामचंद्र गुहा है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर सी, बिहू शामिल नहीं है, बाकी सारा शामिल है। इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, सारा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका आंसर होगा ये, भगत सिंह द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अब पूछेगा कि 2023 को किस नाम से घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष एवं शांति की गारंटी के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संवाद वर्ष के रूप में। और 2024 को किस रूप में घोषित किया है, किस वर्ष के रूप में? तो कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2025 का तो ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा बी, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कई बार वो प्रश्न के बारे में। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? देखिए 2017 का प्रश्न था, वर्तमान में ऐसे ही प्रश्न बनेगा। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, अंतरपीढ़ीय साम्य से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित कीजिए। तो आश्रम और आयु दिया है, तो देख लीजिए। ब्रह्मचर्य का होगा जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ जीवन तो 50 से 75 वर्ष और संन्यास तो 75 से 100 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, ए, बी, सी और डी चारों को, संपीड़ित वायु को, स्प्रिंग को, बैटरी को और संधारित्र को। नेक्स्ट, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। अब ऐसा प्रश्न आया है, देख लीजिएगा आप लोग। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। कितनी बार ये पूछा गया, कई बार प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, ये सब डिटेल ऐसे बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग देखते जाइए, स्क्रॉल कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, शेल नहीं है और बाकी सारा है। ये सब जियोग्राफी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? अब ये 2017 नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2023 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, कागज का जलना। नेक्स्ट, पूछता है ऐसे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GPS तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ की है? तो इसका आंसर डी, रिलायंस। उस समय करेंट का प्रश्न दोबारा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति करता है। अब ये पूछता है ना कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, कौन से IIT संस्था में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो देखिए उस समय करेंट का प्रश्न था, खड़गपुर सी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बी, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर डी, रावी नदी पर स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, KnO2 रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर होगा डी, पोटेशियम नाइट्राइट का। देखिए इसको जान लीजिए, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, फंगस स्वपोषी। नहीं, ये गलत है और बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा बी, हरियाणा। करंट का प्रश्न था 17 में, सुनारी गोल्डन चावल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताएंगे यह रहेगा कि गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल एक जीव संवर्धित फसल है जिसमें विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन की विशेष रूप से आपूर्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इससे प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सुमन के बेरी हैं वर्तमान में उपाध्यक्ष नीति आयोग के। और पूछा जाएगा CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे CEO। 2023 का बता रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी पंचांग का यह पहला मास है कौन सा? तो इसका आंसर चैत्र। दोबारा पूछा जा सकता है जब पूछा गया है तो। मानव रक्त में pH साधारणतः कितना होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 7.5 से 8.0। ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी होगा तो सही हो जाएगा। इसको ट्रिक से बताया गया है यूट्यूब चैनल पर। देखिए ये क्या है, नींबू का पूछा जाता है तो 2.2 से 2.4 के बीच में हो सकता है। अगर 2.2 आए तभी भी सही है, 2.4 आए तभी भी सही है। सिरका क्या होता है? 2.4 या 3.4 भी हो सकता है। शराब का 2.8 या 3.8 हो सकता है। मतलब ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी दे या दोनों दे दे तो सही रहेगा। ये सब देख लीजिएगा। मानव मूत्र का 5.5 से 7.5 भी होता है, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर डी, रघुराम राजन। देखिए उस समय करेंट का प्रश्न था ये। अब वर्तमान में जो हाईलाइट है उसको पूछेगा, तो हम करेंट जब कराएंगे तो उसमें बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक उपाय अपनाना चाहिए इस ऑप्शन में से, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। नेक्स्ट, तेज क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, डिजिटल पेमेंट ऐप है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका आंसर होगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब देख लीजिए इसका डिटेल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। NAFTA के सदस्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, USA, कनाडा और मैक्सिको। इसका डिटेल यहाँ से जरूरी है। वर्तमान उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता किस स्थान पर अब आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौतों के तौर पर जाना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलतः अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार बताया गया इसमें। अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित अधिकार क्या प्रदान किया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित अधिकार क्या बताया गया? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेट 1 और सेट 2 जरूर देख लीजिएगा, इसके पहले कराया जा चुका है, तो प्रीवियस से प्रश्न आता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।